हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे लीव सैलरी। लीव सैलरी जानने से पहले इस पूरे सिस्टम को समझिए। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसी समय आपको आपका एम्प्लॉयर बताता है कि हाउ मेनी लीव्स यू आर इंटाइटल्ड इन अ ईयर। आपको साल भर में कितनी छुट्टियां मिलेंगी। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर कहता है कि नंबर ऑफ लीव्स इंटाइटल्ड इन अ ईयर इज 20, तो आपको 20 छुट्टियां मिलेगी ओवर एंड अबव वो छुट्टियां जिस दिन ऑलरेडी ऑफिस बंद है। मतलब होली, दिवाली, संडेज, इनको तो ऑफिस पहले ही बंद होती है, तो उस दिन तो सभी की छुट्टी है। आपको 20 छुट्टी अलग से लेने को मिलेगी अपनी स्वेच्छा से। और अगर आप ये छुट्टियां लेते हैं तो आपके पैसे भी नहीं कटेंगे, आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी। यानी आपको साल भर में दी गई छुट्टी कितनी थी? 20। आपने होली, दिवाली के अलावा जिस दिन ऑफिस खुला था उस दिन 20 छुट्टियां ले भी ली साल भर में, तो भी आपको तनख्वाह कितनी मिल रही है? पूरी। मान लीजिए आपकी तनख्वाह थी 30,000 रुपये महीने, तो आपको 30,000 रुपये महीने मिलता है, जबकि आपने 20 छुट्टियां भी ली हैं। लेकिन इन छुट्टियों में से अगर आपने कुछ कम छुट्टी अवेल की, मान लीजिए आपने 15 छुट्टी ली और 5 दिन काम करने चले आए, तो आपको उस 5 दिनों के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो आपको 20 छुट्टी दी थी लेकिन आपने 15 ही छुट्टी ली और 5 दिन काम करने चले आए, तो उस 5 दिन का आपको अलग से पैसा मिलेगा। और ये जो अलग से पैसा मिलेगा ना, उसी को कहते हैं लीव सैलरी। क्लियर है बात सबको? तो आइए फिर से समझते हैं लीव सैलरी से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, इसका क्या सिस्टम होता है। क्या हमें पैसा लेना ही जरूरी है? नहीं, आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप चाहें तो उस लीव को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगर मैंने लीव कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो अगले साल मुझे 20 छुट्टी और 5 छुट्टी जो पिछले साल नहीं लिए थे वो मिला के इस साल मिलेगी मुझे 25 छुट्टी। राइट? और इस बार मैंने तो एक भी छुट्टी नहीं ली, तो पता है ये 25 छुट्टी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले साल के लिए, तीसरे साल के लिए। और तीसरे साल के लिए मेरी एलिजिबिलिटी छुट्टी लेने की पता है कितनी है? 20 + 25 45 छुट्टी। लेकिन अब 3 साल बाद तो मुझे लग रहा है 45 छुट्टियों का करूंगा क्या? मैं तो इतनी छुट्टी ले ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो ऑफिस के बाहर मन ही नहीं लगता। तो मैं 45 छुट्टी का पूरा इकट्ठा पैसा ले सकता हूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माई लीव सैलरी। तो आइए समझते हैं इसको। लीव सैलरी, लीव एंटाइटल्ड। देखिए एक वर्ड यूज होगा बार बार इसमें, जब आप इस प्रोविजन को पढ़ेंगे, लीव एंटाइटल्ड। इसका मतलब होता है आपको कितनी छुट्टी मिली। ठीक है, मान लीजिए लीव एंटाइटल्ड है 20। ठीक है, तो इसमें से आपने कितनी छुट्टी ले ली? लीव टेकन, लीव टेकन का मतलब होता है मैंने कितनी छुट्टी ले ली। मान लेते हैं हमने 10 छुट्टी ले ली। ठीक है, माइनस इसमें से कर दीजिए लीव इंकैशमेंट, लीव इंकैशमेंट, या फिर हम इसी को आप कहते हो लीव सैलरी। वो हमने 2 छुट्टी का ले लिया, मतलब 20 छुट्टी मिली थी, 10 छुट्टी ले ली, 2 छुट्टी का पैसा ले लिए, तो 8 छुट्टी जो बची आपकी वो क्या हो गई? कैरी फॉरवर्ड। ये हो गई लीव कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये लीव इंटाइटल फर्स्ट ईयर की थी। ठीक है, तो अब इसमें फिर से जुड़ जाएगा लीव इंटाइटल सेकेंड ईयर का 20। अब ये 28 हो गया। अब इसमें से मैंने लीव टेकन कितना लीव लिया? मान लेते 15 छुट्टी ले ली। लीव इंकैशमेंट या लीव सैलरी कितनी ले ली? मान लो 5 छुट्टी का ले लिए, बचा कितना? 8। अरे फिर से 8 ही बच गया क्या? नहीं नहीं, तो ये इसको चेंज करते हैं। 3 18 10, ये क्या हो गया? लीव कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से लीव को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, पता है कब? अब ये करते 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 आपके पास 60 छुट्टियां बची थी,
पर ये है ऑन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पे तो मैं मजबूर हूं, मुझे लीव इंकैशमेंट ही करना पड़ेगा, मुझे पैसा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, राइट। तो लीव इंकैशमेंट कब कब लोग लेते हैं? साल के साल भी ले लेते हैं, ठीक है, और रिटायरमेंट पे भी लेते हैं, जब भाई खत्म हो गई नौकरी, अब बचा है जितना लीव उसका पैसा अब तो लेना मजबूरी है भाई, ठीक है, तो रिटायरमेंट पे भी लोग लेते हैं लीव इंकैशमेंट को। लीव टेकन और लीव इंकैशमेंट इसको मिला के कहा जाता है लीव अवेल्ड। लीव अवेल्ड, ठीक है। लीव इंटाइटल क्या था? जितना मिला, जितना मैंने लीव लिया, लीव टेकन और लीव सैलरी, ये दोनों, दो ही तरीका है लीव लेने का, या तो उसका पैसा ले लो और या तो छुट्टी ही ले लो, तो इन दोनों को कहा जाता है लीव अवेल्ड, ठीक है। जो बच गया उसको कहा जाता है अनअवेल्ड लीव। ये था अनअवेल्ड लीव, ये भी लिख लीजिए, यही अनअवेल्ड लीव ही कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अनअवेल्ड लीव को आप इनकैश करा सकते हो या फिर ले सकते हो। जितना भी मेरा अनअवेल्ड लीव बचा है, इसके लिए मेरे पास दो रास्ते हैं, आप चाहो तो लीव ले लो, लीव टेकन कर लो, या फिर लीव की इनकैशमेंट कर लो, ठीक है। तो हम कैरी फॉरवर्ड करके यही तो करने जा रहे हैं आगे भी चल के, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अनअवेल्ड लीव का पैसा ही लेना पड़ेगा। वो कौन सा दिन होगा? रिटायरमेंट वाला। चलिए देखिए, लीव सैलरी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस। आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस का मतलब ऑन रिटायरमेंट। अगर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस ले लेते हो, जो जैसा मैं यहां पे बता रहा था, बीच बीच में आप नहीं ले रहे थे, ये देखो ले लिए, फिर ये ले लिए, बीच बीच में जो ले रहे थे, तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस अगर आप लीव सैलरी लेते हैं तो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग लीव का पैसा नहीं लेते, उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में छुट्टी ले लेंगे, और अगर नहीं भी जरूरत पड़ी तो इसको इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के समय पे लेंगे ना तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। गवर्नमेंट इंप्लॉयज को तो बहुत ही ज्यादा फायदा है, गवर्नमेंट इंप्लॉयज के केस में ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अब ये चार चीजें दे दिया, कह रहा है इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इन चारों में एक लाइन देखिए क्या है, एक पॉइंट है लीव इंकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इन चारों में से लीव इंकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड, जो चौथा पॉइंट है, यही सबसे छोटा हो जाए? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये बताइए। पॉसिबल है कि यही वाला लिस्ट हो जाए, और अगर इनकेस यही वाला लिस्ट हो गया तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लीव इंकैशमेंट जितना मिला है वही सबसे छोटा हो गया इस चार अमाउंट में, तो जितना मिला उतना ही एग्जेम्प्ट, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। और अगर ये तीनों वाला अमाउंट कम निकला इस वाले अमाउंट से, क्योंकि जो कम होगा चारों में वो एग्जेम्प्ट होगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरा थोड़ा सा पैसा टैक्सेबल हो जाए, थोड़ा एग्जेम्प्ट हो जाए। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में पार्शियली एग्जेम्प्ट है, पार्शियली और फुल्ली एग्जेम्प्ट दोनों हो सकता है। भाई अगर यही लीव इंकैशमेंट एक्चुअली रिसीव यही चारों में से सबसे छोटा निकल गया, तो जितना मिला सबसे छोटा वाला एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे कह लें, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस लीव सैलरी अगर मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस अगर मिलती है गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में फुल्ली और पार्शियली दोनों हो सकता है। यानी कुल मिला के आफ्टर द टेन्योर ऑफ सर्विस में एग्जेम्पशन तो है ही, फुल्ली हो या पार्शियली हो एग्जेम्पशन तो मिल ही रहा है, राइट। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा। क्या वो आपको लीव सैलरी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस की बात करेगा? नहीं, क्या बात करेगा यार, वो फुल्ली टैक्सेबल है, सबको समझ में आ रहा है, इसमें क्या पूछना है। बोलेगा कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस आपने 20,000 रुपए की लीव सैलरी ली, तो आप कहोगे 20,000 फुल्ली टैक्सेबल है, अरे तो कुछ मजा ही नहीं आया। रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैलरी मिली, मजा ही नहीं आएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मजा तो यहां आएगा जहां पे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, चार अमाउंट निकालना होगा, जो चारों में कम है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस दिस विल ऑलवेज बी, क्वेश्चन फ्रॉम लीव सैलरी विल ऑलवेज बी कौन सा कहेगा, आफ्टर द टेन्योर सर्विस है, रिटायरमेंट पे है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो यही वाला हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द टेन्योर सर्विस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा,
अब ये जो नीचे 4 चीजें बता रहा है उसकी कैलकुलेशन को हमें बहुत ध्यान से सीखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मोटा मोटी लीव सैलरी एम्प्लॉयर देता कैसे है। ये ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं लीव सैलरी की इनकम कितनी होती है। क्या इनकम टैक्स आपको इनकम कितनी होती है ये बता रहा है? नहीं, इनकम टैक्स बता रहा है एग्जेम्पशन कितनी होगी। एम्प्लॉयर ने आपको लीव सैलरी के नाम पे 5 लाख रुपया दिया, उसमें से एग्जेम्पशन कितनी होगी, वो इनकम टैक्स बता रहा है। एक बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीव सैलरी के नाम का कितना पैसा देगा, इसकी कोई कैलकुलेशन दुनिया जहान में कोई नहीं बता सकता। क्योंकि मेरा एम्प्लॉय आज रिटायर किया है, मुझे कितना पैसा देना है ये मेरी मर्जी है। हम कहेंगे कोई कैलकुलेशन अगर हो भी रहा होगा ऑफिस में, हम कहेंगे फाड़ के फेंको पन्ना, 5 लाख रुपया दो इसको, मेरा चहेता एम्प्लॉय था। नहीं करानी कोई कैलकुलेशन। आप एक बात समझिएगा, दुनिया में क्या कोई ऐसा कानून है जो अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को पैसा देने से मना कर सकता है? नहीं, मेरी जितनी मर्जी हम अपने एम्प्लॉय को उतना पैसा दे सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है आपको? हमेशा ये बात याद रखिएगा कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कितना देगा इसका कोई कानून नहीं हो सकता। पता है कानून क्या हो सकता है? जब हमने अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया तो इनकम टैक्स का कानून ये कहेगा कि इसमें से अब टैक्स कितने रुपया पे लेंगे, ये बोल सकता है। तुम ये बताओ, इनकम टैक्स से हम कहेंगे तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम ये बताओ तुम टैक्स कितने पे लोगे, तुम इतना बोल सकते हो। तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम ये बताओ कि हम देंगे कितना पैसा। हम अपने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपया दिए लिविंग कैश में, इनकम टैक्स क्या बोल सकता है? इनकम टैक्स बोल सकता है हम 10 लाख पे टैक्स लेंगे, हम 8 लाख पे लेंगे, हम 6 लाख पे लेंगे, 4 लाख पे लेंगे, ये बोल सकता है। ये नहीं बोल सकता राज अग्रवाल तुमको देना कितना पैसा है। तो ये बात बहुत क्लियर करिएगा कि इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन सिखाई जाती है कैलकुलेट करना, इनकम नहीं सिखाई जा रही है। इनकम तो मेरी मर्जी हम कितना देंगे अपने एम्प्लॉय को। क्लियर है ये बात? लेकिन फिर भी कोई एक सिस्टम तो होता होगा ना। अब ऐसे थोड़ी ना एम्प्लॉयर करता होगा लो तुम 2 लाख रुपया ले लो, तुम 3 लाख रुपया ले लो, खराब नहीं हो जाएगा ऑफिस का माहौल? तो कोई तो एक सिस्टम होता होगा ना। तो मैं आपको एक जनरल सिस्टम बता रहा हूं, क्योंकि सिस्टम भी एम्प्लॉयर बनाता होगा। मेरी कंपनी में क्या कैलकुलेट करने का तरीका अलग दूसरी कंपनी में अलग हो सकता है? हाँ हो सकता है। अरे यार हर जगह सिस्टम अलग होता है, एम्प्लॉयर खुद से सिस्टम बनाता है। कोई एम्प्लॉयर 20 छुट्टी देता है, कोई 30 देता है, कोई एक भी नहीं देता, कहता है कि भाई एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी लोगे पैसा कटेगा। समझ में आ रही है बात? अरे किसी कंपनी में बोनस दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता, सबका अलग अलग नियम है, आप कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। ना कोई कानून है जो एम्प्लॉयर को कहता है कि ऐसे करो वैसे करो, कोई कानून नहीं है मेरे ऊपर, मेरी मर्जी, हम जो चाहे जो करें। इनकम टैक्स इतना बोलेगा कि वो मेरे एम्प्लॉय से टैक्स कितना लेगा। ये बात क्लियर है सबको? लेकिन फिर भी एक मार्केट में जो सिस्टम चला आ रहा है ना, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए अनअवेल्ड लीव, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? लीव इंटाइटल्ड पर ईयर 20, ठीक है। एम्प्लॉय वर्कड फॉर 8.5 years, लीव टेकन 100 days, लीव encashment 20 days, मंथली सैलरी 50,000। अब देखिए क्या हो रहा है, एम्प्लॉय को हर 20 छुट्टियां हर साल दी जाती थी, ठीक है। 8.5 साल एम्प्लॉय काम किया है, जिसमें से 100 छुट्टियां ले लिया है और 20 छुट्टी का पैसा ऑलरेडी ले चुका है। 20 छुट्टी का पैसा ऑलरेडी ले चुका है, उसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। तो एम्प्लॉयर कितना पैसा रिटायरमेंट पे देगा? लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट,
कितना देगा? तो पहले तो निकाला जाएगा कि उसका अनअवेल्ड लीव कितना है, अनअवेल्ड लीव, कितना लीव लेना बाकी था उसका, ठीक है। अब भाई 8.5 साल काम किया है, 20 छुट्टी साल भर का मिलता है, तो 8.5 साल का 20 छुट्टी इतना मिलना चाहिए था। उसने 100 छुट्टी ले ली, 20 छुट्टी का पैसा ले लिया, तो यार 120 ऑलरेडी उसने ले लिया, 100 + 20, ये कितना हो रहा है 170 - 120, तो ये हो गया 50। 50 डेज उसका अनअवेल्ड है, ठीक है। तो अब उसको लीव इंकैशमेंट कितना देगा एम्प्लॉयर? उसको लीव इंकैशमेंट दे देगा, कहेगा भाई तुम 50 दिन डिवाइड करेगा पहले 30 से, ताकि ये मंथ में आ जाए, ठीक है। एक महीने 30 दिन का 50,000 रुपया तनख्वाह बनती है, जो उसकी मंथली सैलरी होती है उसी के हिसाब से वो पे कर देता है। तो पहले तो उसको 30 से डिवाइड करेगा ताकि मंथ में आ जाए, तो 1.66 मंथ आएगा ना, इंटू 50,000, इतना पैसा दे देगा उसको। पचास डिवाइडेड बाई 30 गुणे 50,000, 83,333। ठीक है, ये एक नॉर्मल सिस्टम है लीव इंकैशमेंट पे करने का। लेकिन ध्यान से सुनिए, हमने कहा नॉर्मल सिस्टम है, आप जिद नहीं कर सकते। अब जैसे मेरा एक एम्प्लॉय था, 8.5 साल काम किया था, ठीक है। 20 छुट्टी की जब बात आई तो हमने कहा कि एक काम करो यार, इसका 8.5 साल को छोड़ो, हटाओ, 9 साल रख लो सीधे। अरे ये तो हम किस एम्प्लॉय से कितना प्यार करते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। हमने कहा कि 8.5 साल का नहीं, हम सीधे 9 साल का छुट्टी दे देते हैं, चलो 8.5 साल किया है ना, कोई बात नहीं। तो 9 × 180 छुट्टी माइनस 120 की, तो 60 छुट्टी आ गया, लो। अब ये अगर 60 दिन आ जाएगा तो फिर ये कितना पेमेंट हो जाएगा? पेमेंट इसकी 1 लाख रुपये बन गई, लीजिए। किसी का 8.5 के हिसाब से कैलकुलेट कराए, एक एम्प्लॉय था, हमने कहा कि नहीं नहीं, इसका 8.5 साल भी मत मानो, इतना ही तो छुट्टी ये खुद ही लेता रहता था, इसका 8 ही गिनेंगे। 8.5 साल काम किया, हमने कहा 8 साल के हिसाब से बात मानो। 1 साल का 20 छुट्टी होता है, तो 8 साल का 160 छुट्टी हुआ, बस 160 छुट्टी मानी जाएगी। कितना लिया है? 120 लिया है, चलो 160 में से 120 घटाओ, 40 छुट्टी का पैसा दे दो इसको। अब आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी अलग अलग हो रही है। ये एम्प्लॉयर, ये ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स कुछ नहीं बोल सकता। हमने अब ये जो भी पैसा दिया, अब इनकम टैक्स बताएगा इसमें से एग्जेम्पशन कितनी है। आ रही है बात समझ में? अब ये अमाउंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये भी कोई 50,000 है? अरे हम 50,000 से मल्टीप्लाई करा दिए, किसी का हम 60,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करा दिए, मेरी मर्जी। हमने एक जनरल फॉर्मूला बता दिया। तो लीव इंकैशमेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया कितना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको नहीं दिमाग लगाना है, आपको एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है। आइए एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट होती है ये देखते हैं। एग्जेम्पशन कैलकुलेट होगी अनअर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। अनअर्न्ड लीव, अनअर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। थोड़ा सा यहाँ क्लीन करें ताकि आपको अच्छे से दिखाएं। अनअर्न्ड लीव, व्हाट इज अनअर्न्ड लीव? अनअर्न्ड लीव का मतलब होता है टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड। टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड। लीव अवेल्ड में दोनों चीजें आ जाएंगी, लीव टेकन भी और लीव का इनकैशमेंट जितना ले रखा है वो भी, ठीक है। तो बच गया अनअर्न्ड लीव। तो देखिए यहां पे कैसे बताया जा रहा है, कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड, अच्छा डिवाइडेड बाई 30 क्यों किए हैं? डिवाइड बाई 30 तो किया ही जाता है, आपको मालूम है, ताकि वो मंथ में आ जाए, क्योंकि बेटा ये डेज में आ रहा था ना, बस उसको मंथ करने के लिए 30 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ना सैलरी तो वो मंथली होगी, इसीलिए, ठीक है। अब एक बात और यहां लिखी हुई है, वेयर टोटल लीव कैनॉट एक्सीड 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। वेयर टोटल लीव कैनॉट एक्सीड 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या है?
ठीक है। अब एम्प्लॉयर अगर लीव इन कैलकुलेट करेगा अनअवेल्ड लीव तो कैसे करेगा? कैलकुलेशन बाय एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा, कहेगा टोटल लीव जो होता है वो होगा 9.5 इंटू 36, कहेगा 342 होगा। ठीक है, उसमें से कहेगा लीव अवेल्ड 280, 62, ये हो गया अनअवेल्ड लीव। और इसका पैसा दे देगा, 62 छुट्टियों का पैसा दे देगा। एम्प्लॉय चाहे तो ये 9.5 को 10 भी कर लेता, इसको 9 भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब वो तो 62 छुट्टी का पैसा दे देगा, जो भी कैलकुलेट किया वो 62 छुट्टियों का पैसा दे देगा। इनकम टैक्स जब एग्जेम्पशन आपसे निकलवा रहा है तो क्या कह रहा है? कह रहा है अब ये इनकम टैक्स के लिए, एग्जेम्पशन के लिए, इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर एग्जेम्पशन पर्पस। इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है टोटल लीव को हम 30 डेज इन अ ईयर से ज्यादा नहीं मानेंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, कैनॉट एक्सीड 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर कितना है? कंप्लीट ईयर तो 9 ही है, 9 कंप्लीट हुआ है, 10वां साल इनकम्प्लीट है। 9 इंटू 30 270, ठीक है, माइनस लीव अवेल्ड, ऑलरेडी लीव अवेल कितना है? 280, यानी अनअवेल्ड लीव कितना? अंडा नील। यानी अब जब नील में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, अनअर्न्ड लीव आपका नील आ गया, इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडा ही आएगा। तो चारों का लोअर लिस्ट लिया जाता है, ये क्या होगा? अंडा। यानी आपकी एग्जेम्पशन कुछ नहीं होगी। हालांकि यहां पे अगर मान लीजिए लीव अवेल्ड जो था वो 260 होता तो 10 दिन का लीव बच जाता, 10 दिन का लीव बच जाता और 10 दिन की कैलकुलेशन हो जाती। यहाँ पे एक्चुअली में क्या बात है, देखिए आप देख रहे हो कि 30 दिन से अगर ज़्यादा आपको छुट्टी एम्प्लॉयर दे रहा था तो आपकी एग्जेम्पशन बहुत कम हो जाएगी, और या तो एग्जेम्पशन ख़त्म ही हो जाएगी। जैसे इस केस में तो एग्जेम्पशन ही ख़त्म हो जा रही थी, 30 दिन से ज़्यादा दिया था, हमको 36 दिन दिया था, तो एग्जेम्पशन ही ख़त्म हो जा रही है या फिर बहुत कम एग्जेम्पशन बच रही है। ऐसा क्यों है? एक्चुअली एम्प्लॉयर का, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आपको 30 से ज़्यादा छुट्टियाँ साल की मिलती हैं तो छुट्टी पैसे ही बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, और उसका पैसा भी मिल रहा है आपको। 30 से ज़्यादा छुट्टी यानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको सरकार कह रही है हम छूट नहीं देना चाहते, हम जितना पैसा मिला उस पर टैक्स देना चाहते हैं। जिसको कम छुट्टी मिलती है और उसका पैसा मिलता है तो एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट उसमें से कुछ एग्जेम्पशन देने की इच्छा रखती है। लेकिन 30 से ज़्यादा छुट्टी, सरकार का कहना है बहुत ज़्यादा छुट्टी मिल रही है भाई साहब, इतनी छुट्टी तो हम लोग देते हैं अपने यहाँ, ठीक है, प्राइवेट वाले हो तुम लोग को इतनी छुट्टी की कहाँ आदत है? कैसा एम्प्लॉयर है भाई तुम्हारा? खुद ही भगवान जैसा है, 30 से ज़्यादा छुट्टी दे रहा है तुम लोग को, ठीक है, और ऊपर से छुट्टी ना लेने के एवज में पैसा दे रहा है। सरकार कह रही है तुम लोग बड़े किस्मत वाले लोग हो, तुम लोग से तो टैक्स लेंगे हम। जब भी सरकार को लगता है ना कि पैसा खुद ही ज्यादा मिल रहा है तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है, ऐसे समझिए, ठीक है। सरकार को लगता है अरे यार इसको तो बड़ा थोड़ा सा मिला है, तो सरकार कहती है चलो इसको छूट दे दो, टैक्स इसका कम कर देते हैं। लेकिन जब सरकार को लगता है ना कि अरे इसका एम्प्लॉय तो एकदम पैसे उड़ा रहा है इसके ऊपर, तो कहती है लाओ टैक्स लो। आई बात समझ में? तो जब 30 से ज्यादा आपको छुट्टियां मिल रही है तो सरकार कह रही है हम जब अपना एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे ना, तुम्हारी इनकम तो यार 36 छुट्टी सर एम्प्लॉयर दिया था तो 36 के हिसाब से कैलकुलेट करके देगा। एम्प्लॉयर तो यार इसके हिसाब से दे रहा है ना तुमको, 50 छुट्टी साल की अगर दे रहा है वो तो 50 छुट्टी के हिसाब से कैलकुलेट कर ही रहा है, पैसा तो तुमको उड़ा के दे ही रहा है वो। लेकिन जब हम एग्जेम्पशन कैलकुलेट करेंगे कि इसमें से छूट कितनी देंगे, तो हम 30 छुट्टी से ज्यादा नहीं मानेंगे, हम यही मानेंगे कि तुम्हारी टोटल लीव 30 हर साल की 30 होती है, उसके हिसाब से देखेंगे कि तुमने लीव अवेल कितनी की और कितना बचा है, एग्जेम्पशन उस पर कैलकुलेट करेंगे। याद रहेगा आपको? तो एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने का पहला पॉइंट है अनअर्न्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। अनअर्न्ड लीव कैसे निकला? टोटल लीव माइनस लीव अवेल, लेकिन टोटल लीव जो है वो हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 30 दिन लिया जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 30 करते हैं मंथ बनाने के लिए, उसमें कोई ज़्यादा विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 30 करना ही है मंथ के लिए, इनटू एवरेज मंथली सैलरी।
एवरेज मंथली सैलरी। तो अब एवरेज बात आ रही है, तो एवरेज कितने महीने का, कैसा एवरेज? तो कहता है एवरेज ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन रिटायर किए हैं उसी दिन से 10 महीना पीछे जाओ, उसका एवरेज कर दो। जिस दिन रिटायर हुए हैं वहां से 10 महीना पीछे जाओ और एवरेज कर दो। आइए करके देखते हैं ये भी। रिटायरमेंट ऑन 15/10/23। एवरेज सैलरी बताइए। देखिए वो रिटायर कब हो रहा है, 15/10/23 को, और कहता है 10 महीने की एवरेज करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन रिटायर हुआ है वहीं से 10 महीना, ठीक है। 15/10 को रिटायर हुआ है वो, ठीक है। तो आप देखिए उसको, अगर, अच्छा ये बात बताइए, अगर उसकी सैलरी हमेशा 40,000 रुपये महीना ही होती तो एवरेज भी कितना आता 10 महीने का, 40,000 आता। इसीलिए मैंने सैलरी बदली है। अगर मैं ये बोल दूं कि उसकी सैलरी 40,000 ही चल रही थी हर महीने, तो एवरेज भी 40,000 आएगा। अगर उसकी सैलरी हमेशा 50,000 थी तो एवरेज भी 50,000 आएगा, ठीक है। सैलरी बदलेगी तब तो एवरेज बदलेगा ना, तो इसलिए मैंने बदल के सैलरी लिखी। 1 सितंबर से विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर से 50,000 रुपये की सैलरी है। यानी उसको 50,000 की तनख्वाह कितने समय मिली, 1.5 महीना, सितंबर पूरा, अक्टूबर आधा। तो 1.5 महीने उसकी सैलरी थी 50,000, यानी 10 महीने को हम देखेंगे तो 8.5 महीने उसमें से 40,000 तनख्वाह थी। मानते हो इस बात को? भाई 10 महीने का तनख्वाह देखना है ना, तो 1.5 महीने की तनख्वाह 50 जाती तो बचे 8.5 महीने की तनख्वाह कितनी थी, 40,000, डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, योगी एवरेज सैलरी। इकतालीस या 500 एवरेज। अब एक बार आप निकाल दीजिए तो, रिटायरमेंट ऑन 30/11/23, एवरेज सैलरी निकालिए 10 महीने की। सैलरी जो पहले लिखे थे वही है, मतलब सैलरी यही है, सैलरी यही लेनी है। रिटायरमेंट की डेट बस मैंने चेंज की है। आप बताइए एवरेज सैलरी कितनी होगी। तो रिटायरमेंट 30/11/23 को हो रहा है, ठीक है। 50,000 वाली तनख्वाह क्या बार मिली, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने 50,000 वाली तनख्वाह थी। 50,000 इंटू 3 प्लस तो 40,000 इंटू 7, ठीक है ना, भागे 10। ₹43,000। ये तो हो गया एवरेज। लेकिन एक बात बताइए, हमने सैलरी आपको बता दी 40,000 है, 50,000 है, अरे सैलरी कितनी है ये तो पता ही नहीं है। हम सैलरी ही तो निकाल रहे हैं, लीव सैलरी भी जोड़ेंगे तब ना टोटल सैलरी आएगी। लीव सैलरी में कितना एग्जेम्प्ट है ये सब हम घटा लेंगे, तब ना लीव सैलरी का टैक्सेबल पोर्शन पता चलेगा। फिर वो लीव सैलरी का टैक्सेबल पोर्शन बेसिक, डीए, कमीशन, इन सब के साथ जोड़ा जाएगा, तब टोटल सैलरी पता चलेगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सैलरी का मतलब है वो टोटल सैलरी नहीं है,
इस पर्टिकुलर एग्जाम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए सैलरी की एक अलग डेफिनेशन है। सैलरी पे देखिए एक हैश का मार्क लगा हुआ है, दिख रहा है ऊपर, और इसका मतलब नीचे समझाया हुआ है आपको कि हैश का मतलब क्या है। क्या है मतलब देख लीजिए। बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो सैलरी में क्या क्या आएगा यहाँ पे, बेसिक, फिर डीए आएगा, बेसिक में जोड़ेंगे आप डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट, और फिर आएगा कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बस ये तीन अमाउंट आप जोड़ेंगे तो ये सैलरी हो जाएगी। बस इसी यही लेना है, हर महीने का ये वाला कंपोनेंट लेना है और उसका आपको 10 महीने का एवरेज कर देना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अनअवेल्ड लीव से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिक तो हमको मालूम है, समझ में आ रही है बात। कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, देखिए कमीशन भी बहुत सारी कंपनियां दो तरीके से देती है। एक तो तरीका हो गया कि भाई जितना तुम सेल करोगे उसका 2% देंगे, 1% देंगे, तो ऐसा कमीशन ही जोड़ना है। अगर मान लीजिए कमीशन लमसम में आपको मिल जाता है 5,000 रुपया कमीशन का हर महीने, तो वो कमीशन नहीं जोड़ना है। फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर का मतलब क्या हो गया पता है, वेरिएबल कमीशन। हुआ कि नहीं, कमीशन बदलता रहेगा, टर्नओवर पे बेस्ड है, ठीक है। दिस इज नॉट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर, इज नॉट फिक्स्ड कमीशन। कभी कभी एग्जाम में आप पता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपसे गलती करवाने के लिए क्या करता है, बोलता है फिक्स्ड कमीशन। बच्चा याद करता है कमीशन ब्रैकेट में क्या लिखा था, फिक्स्ड, हाँ कुछ ऐसा ही लिखा था, जोड़ देता है। नहीं यार, फिक्स कमीशन का मतलब हो गया हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलता है आपको 2,000 4,000, वो थोड़ी ना जोड़ना है। कमीशन अगर वो टर्नओवर बेस्ड है तब आपको जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज डीए। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, लेकिन डीए सिर्फ और सिर्फ उतना जितना रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा बनता है। अब ये क्या मतलब है, एक बात बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आती है कि जिसकी जितनी ज्यादा तनख्वाह होगी रिटायर होने पे उसकी पेंशन भी उतनी ही अधिक होती है। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि जिसकी तनख्वाह 50,000 है और जिसकी तनख्वाह आज 5 लाख रुपया महीना है, दोनों की पेंशन बराबर होगी जब वो रिटायर करेगा। नहीं, जिसकी तनख्वाह ज्यादा होगी उसकी पेंशन भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब आप जॉब में होते हो तो आपको बेसिक मिलता है, आपको डीए मिलता है, आपको बड़े सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बड़े सारे परक्यूजिट मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जब आप पेंशन, जब आप रिटायर कर जाते हो ऑन रिटायरमेंट, तो क्या आपको ये सारी चीज मिलती है? नहीं। जब आप रिटायर करते हो ना, तो बेसिक इसका एक कंपोनेंट मिलता है आपको, डीए इसका एक कंपोनेंट मिलता है, दैट्स ऑल। और वो कंपनी पहले से डिसाइड कर लेती है, कहती है भाई जब आपका रिटायरमेंट का बेनिफिट हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो डीए का बस 60% मानेंगे, डीए का बस 40% मानेंगे या 20% मानेंगे, जो भी कंपनी ने डिसाइड किया है। तो अगर आपकी डीए 20,000 रुपये महीना है, तो जब आप रिटायर करेंगे ना, तो पेंशन कितनी होनी चाहिए, उसके लिए डीए 12,000 ही माना जाएगा। जो भी आपका पेंशन का अमाउंट डिटरमिन होगा, वो कैसे होता है, आपके बेसिक और डीए का एक सर्टेन परसेंटेज मिला के आपकी पेंशन बना दी जाती है। जब हम नौकरी कर रहे हैं तब तो हम लाखों रुपया बना रहे थे, लेकिन उस अब जब रिटायर कर जाएंगे तो इतना पूरी इतनी मोटी तनख्वाह थोड़ी ना दी जाएगी आपको। बेसिक का एक हिस्सा दे देंगे, डीए का एक हिस्सा दे देंगे, कितना हिस्सा देंगे ये प्री डिसाइडेड है कंपनी का। तो यहां पे कह रहा है डीए पूरा मत जोड़ना, डीए सिर्फ उतना जोड़ना जितना रिटायरमेंट बेनिफिट में भी हिस्सा बनेगा। अब वो क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अमाउंट आपको हमेशा प्रोवाइडेड होगा, जो दिया हुआ है अकॉर्डिंगली आप कर लीजिए उससे, ठीक है। तो आई होप पहला वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया।
अनअर्न लीव इंटू एवरेज मंथली सैलरी, ये क्लियर हो गया हमें। दूसरा है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, तो एवरेज मंथली सैलरी तो अभी ऊपर निकाले ही थे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा है 25 लाख लेस अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर, 25 लाख लेस अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली लीव सैलरी का ना 25 लाख रुपया का एक लाइफ टाइम लिमिट है आपको, मतलब पूरे जीवन काल में आपको 25,000 से ज्यादा लीव सैलरी का एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए। तो अगर पहले भी कभी लीव सैलरी मिली थी, एग्जेम्प्ट हुई है, जैसे कहीं से नौकरी से आप निकले थे, ठीक है, रिटायर हुए थे 10 साल बाद, ठीक है, तो आपको लीव सैलरी मिली, आपने उसमें से एग्जेम्पशन भी कराया कुछ, तो अब जो 25 लाख की लिमिट होगी ना, वो पहले जितना एग्जेम्पशन मिल चुका है उतने से कम हो जाएगी लिमिट। जैसे तुम्हारी एक लिमिट है, 25 लाख रुपए तक तुमको मिल सकता है, 25 लाख इज द लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट एग्जेम्पशन। लेकिन पहले भी कभी तुम्हें लीव सैलरी मिली थी और 3 लाख रुपए तुम एग्जेम्प्ट करा चुके हो ऑलरेडी, तो तुम 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट करा चुके हो ना, तो अब तुम्हारी लिमिट 22 लाख हो जाएगी। तो यही चीज यहां पे कह रहा है, 25 लाख लेस द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर। और चौथा है जो तुमको इस बार एक्चुअल में अमाउंट मिला है, लीव इनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा, अगर इंप्लॉय की डेथ हो जाए तो जितना लीव इंप्लॉय का बचा हुआ है उसका पैसा किसको मिलेगा? उसके घर वालों को मिलेगा। जब घर वालों को मिलता है ना, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल। याद रहेगा आपको? चलिए एक काम कीजिए, मुझे ना सैलरी कैलकुलेट करके दिखाइए फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन के लिए आप अनअर्न्ड लीव में एवरेज मंथली सैलरी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए जो सैलरी होती है बस वो कैलकुलेट करके दिखाइए। बेसिक डीए बेसिक 50,000, डीए 30% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 10,000, ठीक है, कमीशन फिक्स्ड 5,000 प्लस बोनस 8,000। यू हैव टू कैलकुलेट सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन कैलकुलेशन। एग्जेम्पशन अभी कैलकुलेट अगर करनी हो और हमको सैलरी जानना हो तो सैलरी क्या होगी? हम लेंगे 50,000, डीए में से लेंगे 3,000 बस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 30%, कमीशन फिक्स नहीं लेंगे, बोनस नहीं लेंगे 53,000, कमीशन वेरिएबल वाला लेते हैं बस, ठीक है। अब बस इसी क्वेश्चन को हम चेंज करने जा रहे हैं, ये है ही नहीं। अब डीए में भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता है तो हम एज्यूम करते हैं नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। लिख लीजिए ये बात कि अगर डीए के बाद ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितना रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा है, तो वी शैल एज्यूम इट एज नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में कुछ भी कंसिडर नहीं होगा इसमें से, डीए में से, सिर्फ यानी बेसिक के भरोसे ही पेंशन बनेगी उसकी, ठीक है। तो अब इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक ले पाएंगे 50,000 रुपए का, ठीक है। क्वेश्चन को फिर बदल रहे हैं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन बदल रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा। कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर के बेसिस पे है ये, और 5,000 रुपया बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 50,000 प्लस 5,000 रुपये ये कमीशन वाला, मिला के 55,000 रुपया, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन है एक, वो देखते हैं। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। मिस्टर एच वॉज एम्प्लॉयड बाई एलीट लिमिटेड अप टू मार्च 15, 2009। 2009 तक वो एम्प्लॉयड थे। ये बात क्यों बता रहा है? हम लोग 2023-24 प्रीवियस ईयर में है। एट द टाइम ऑफ लीविंग एलीट लिमिटेड ही वॉज पेड 3,50,000 एज लीव सैलरी, आउट ऑफ विच 72,000 वॉज एग्जेम्प्ट। ओ, अब समझ में आया क्यों ये बता रहा है। क्योंकि लीव सैलरी अगर पहले कभी आपको मिली थी और एग्जेम्प्ट हुई थी, तो इस साल की लिमिट घट जाती है। तो 72,000 रुपए से ना इस साल की लिमिट जो 25 लाख की है वो कम होने वाली है। बस इसीलिए ये पुरानी कहानी सुना रहा था। इस पुरानी कहानी का और कोई मतलब नहीं है।
Thereafter he joined XYZ Private Limited and received 5,250,000 as leave salary at the time of his retirement on दिसंबर 31, 2023। तो अब ये सब इंपॉर्टेंट बात है। इस साल दिसंबर 31, 2023 को रिटायर किया, 5,250,000 रुपया उसको लीव सैलरी मिली है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टैक्सेबल लीव सैलरी निकालना है, यानी इस लीव सैलरी में से एग्जेम्पशन आप घटा देंगे तो टैक्सेबल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर मंथ 28,000। अच्छा, एवरेज सैलरी रिसीव ड्यूरिंग 10 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2023। 10 महीने की पुरानी सैलरी बता रहा है जिस दिन रिटायर हुए हैं उससे। कह रहा है मार्च से लेके जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने की 27,000 थी। फिर अगस्त से दिसंबर यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने की, 5 महीने की सैलरी 27,500 थी। अच्छा, तो सैलरी का एवरेज कितना हो जाएगा? 5 महीना 27,000, 5 महीना 27,500, तो 5 इंटू 27,000 प्लस 5 इंटू 27,500 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे आप, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 28,000 थी। अरे यार अभी तो हमको समझ में आ रहा है रिटायर इस दिन हुआ है, उस समय तो 27,500 थी सैलरी। तो ये क्या बता रहा है ऊपर? तो जब अगर ऐसे बताया कि सैलरी रिटायरमेंट पे 28,000 हो गई थी, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आज रिटायर ना हुआ होता 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी से अब जो सैलरी शुरू होने वाली थी वो 28,000 थी इसकी। ओ समझ गए बात को, ठीक है। तो 27,000 पहले थी, फिर 27,500 हुई, और जिस दिन नौकरी छोड़ा है, बस नहीं छोड़ा होता तो अगले दिन से 28,000 की तनख्वाह शुरू हो रही थी उसकी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, वो 14 साल 9 महीने काम किया है। अच्छा भाई साहब, आपने 14 साल 9 महीने काम किए, बहुत सही, ठीक है। लीव इंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस, लीव इंटाइटलमेंट फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस इज 44 डेज। चौवालीस दिन की उसको छुट्टी मिलती थी हर साल। बड़ा नसीब वाला है भाई, इतनी छुट्टियां किसको मिलती हैं। लीव अवेल वाइल इन सर्विस, उसको 80 दिनों की सर्विस बस वो लीव अवेल किया है। लीव एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब देखिए एम्प्लॉयर कैसे कैलकुलेट कर रहा है। कह रहा है कि 14 साल का 44 छुट्टी, तो 14 इंटू 44 माइनस 80 और 30 से डिवाइड हम करते हैं ये मंथ करने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा बदमाश एम्प्लॉयर इसका, नहीं तो 14 साल 9 महीने की जगह अगर हम होते तो शायद इसको कैलकुलेट करते 14.75 इंटू 44 कर देते, ठीक है। और हम तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, हम होते तो 14.75 इंटू 44 भी नहीं 15 इंटू 44 कर देते। चलो 3 महीना कम काम किया है तो इसके लिए इतना थोड़ी ना उसका नुकसान करेंगे 44 छुट्टी का, ठीक है। तो हम 15 साल ले देते, 15 इंटू 44 कर देते, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बताया कि ये एम्प्लॉयर करता है और कोई रोक नहीं सकता। क्या एम्प्लॉय जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकता है? मेरा एम्प्लॉयर 14 साल 9 महीने को सिर्फ 14 साल मान रहा है। कोर्ट कहेगा 14 साल मान रहा है, ये भी उसी की शराफत है, नहीं मानेगा तो भी कुछ नहीं कर सकते हो तुम, उसकी मर्जी, ठीक है भाई। एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को कितना देना वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो 14 इंटू 44 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 30। हालांकि ये सब एम्प्लॉयर ना, ऐसा नहीं होता कि हवाई बातें होती हैं। एम्प्लॉयर जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर देता है तो उसमें पहले से ही लिख देता है, और अगर कुछ लिख दिया है तब वो लीगल है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने कहा है कि हम ऐसे ही करेंगे कैलकुलेट, फिर अगर नहीं दे रहा है तो लीगल बाइंडिंग है, फिर तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय ने कहा था ये चीज़ देने को, फिर कैसे नहीं दिया, ठीक है। अगर एम्प्लॉय ने कहा था कि भाई अगर आपका 14 साल से कुछ भी ज़्यादा होगा तो हम 15 साल मान लेंगे, तो फिर मानना पड़ेगा। अगर बोला है तब तो मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब चीज़ लिखित रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 30 कर दी, ये आगे 17.866 मंथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो 28,000 रुपये से। कितना अच्छा एम्प्लॉयर है, नहीं तो 27,000 था, फिर 27,500 हुआ, तो इसको तो एवरेज सैलरी पकड़नी चाहिए थी, लेकिन ये 28,000 जो होने वाली सैलरी थी उससे मल्टीप्लाई करके दे दिया है। तो ये सब मर्जी है, इसकी मर्जी भाई। और यही आया 5,250,000 रुपया, ठीक है ना। तो 5,250,000 रुपया कैसे आया है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा है। अब हमको निकालना है एग्जेम्पशन। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे बच्चों, ठीक है। हम लोग अच्छे अच्छे बच्चे हैं, एकदम बढ़िया से हम लोग खुद से कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेरे साथ साथ आप भी लिखिए और कैलकुलेट कीजिए, आपको आनंद आएगा, ठीक है।
कौन सा इलस्ट्रेशन था भाई? इलस्ट्रेशन 2। सॉल्यूशन इसका, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिम्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिम्ट। क्या क्या बताइए? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिम्ट क्या क्या बोल रहा था? ए, अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए 2 लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरा बी पॉइंट लिखेंगे। अभी कुछ मत करिए, अभी हम सब भरेंगे इसमें। पहले ना पूरा लॉ लिख लिया जाता है, जो कानून है वो लिख दो। अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज मंथली सैलरी, बी 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, सी 25 लाख माइनस एग्जेम्पशन अवेल्ड अर्लियर। ठीक है, 2 लाइन फिर छोड़ दो। डी, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, देखिए जिसमें मेहनत नहीं करनी है वो अमाउंट पहले भर देते हैं, 5,250,000 रुपये, ये हमको पता है। ठीक है, एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर हमको पता है, 25 लाख रुपया में से कितना माइनस करना होगा बच्चों? पहले एग्जेम्पशन 72,000 की थी, 72,000 रुपया घटा दो तो 24,28,000 ये हो गया। अब तुमको निकालना है अनअवेल्ड लीव। अब इसके नीचे आप बनाते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में आप पहला बनाएंगे अनअवेल्ड लीव। आप देख रहे हो ना, आपको पूरा तरीका करने का आ रहा है, मेरे साथ साथ लिखिए अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव में आप लिखेंगे, अब इसका फॉर्मूला होता है टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड डिवाइडेड बाई 30। टोटल लीव, अगर 30 दिन से ज़्यादा अगर आपको लीव मिली है तो एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते समय 30 दिन से ज़्यादा लीव नहीं मानी जाती है। अगर 30 दिन से कम मिली है तब तो हम मानेंगे जितना है, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा होगी तो 30 दिन से ज़्यादा नहीं मानेंगे। 44 छुट्टी है लेकिन माना 30 ही दिन जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर कितना है? 14 साल, तो 14 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, 14 इंटू 30 माइनस लीव अवेल्ड। लीव अवेल्ड कितना था भाई? 80 दिन बोल रहा था, डिवाइडेड बाई 30। कर लो कैलकुलेट, 14 इंटू 30, 14 इंटू 30 माइनस 14 इंटू 30 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 30। देख लो आपका भी ऐसा ही आना चाहिए, 11.333 आ रहा है। ठीक है, दूसरा एवरेज मंथली सैलरी, पाँच महीने की 27,000 और 5 महीने की 27,500 है, डिवाइडेड बाई 10, तो 27,250 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब ऊपर लिखिए अमाउंट अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज मंथली, 11.333 इंटू 27,250, 3,08,833 रुपया। हम कैलकुलेटर पे ना 11.33333 पूरा भर दिए हैं, जो एक्चुअल में यहाँ पे आ रहा था जब हम ये कैलकुलेट किए थे ना, तो कैलकुलेटर पे जो एक्चुअल फिगर आ रही थी पूरी लास्ट तक 333, उसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए 27,250। 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, तो 10 इंटू 27,250, तो 2,72,500। अब इनमें से सबसे कम वाला अमाउंट कितना है? ये 2,72,500 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जेम्प्ट लीव सैलरी 2,72,500। ठीक है,
तो अब टैक्सेबल लीव सैलरी कितना हो गया, कितना मिला था पैसा, 5,02,50। इसमें से एग्जेम्प्ट घटा दीजिए तो टैक्सेबल आ जाएगा, 2,72,500 घटा दीजिए, 2,72,500, 5,02,50 माइनस 2,72,500, 2,27,750। दो लाख 72,000 कितना होगा ये, 2,72,500 ना, दो 27,750। चलिए इसके बाद दो हेडिंग और है, छोटी छोटी सी है बस, इसे और देख लेते हैं। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी आपकी ड्यू हो गई, राइट। एम्प्लॉयर जैसे आपकी सैलरी लास्ट डे ऑफ द मंथ को ड्यू कराता है और अगले महीने की 5 तारीख को मान लीजिए पे करता है, तो सैलरी जब ड्यू होनी थी महीने की आखिरी तारीख को तो वो ड्यू हो गई। उसके बाद 5 तारीख को जब एम्प्लॉयर को सैलरी देने की बारी आई तो आपने कहा नहीं मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं बिना सैलरी के काम करूंगा, तो इसे कहा जाता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी। ठीक है। सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है, एकदम इसके विपरीत चीज। सरेंडर ऑफ सैलरी ये होती है कि जब आपने जॉब ज्वाइन किया ना तभी बोल दिया कि मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं बिना पैसे के काम करूंगा, राइट। मतलब सैलरी ड्यू भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही आपने मना कर दिया कि मैं सैलरी नहीं लूंगा। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, वो कहते हैं मैं तो ना भारत माता की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूं, मैं इसीलिए आईएएस ऑफिसर बना हूं, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये बेसिकली कहलाता है सरेंडर ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब इतना है कि सैलरी ड्यू तो हुई लेकिन रिसीव जब करने की बारी आई तो आपने मना कर दिया। तो फोरगोइंग ऑफ सैलरी जब आप करते हैं तो सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है, आपने तनख्वाह ली नहीं तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है, जो भी अर्लियर हुआ दोनों में से क्या चीज हो गया, पहले ड्यू हो गया। अब भाई ड्यू हो गया तो सैलरी तो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि सैलरी टैक्सेबल होने के लिए ड्यू या रिसिप्ट कुछ भी हो जाए, जो पहले हो गया बस टैक्सेबल हो जाती है सैलरी। तो ड्यू तो हो गई थी भले ही आपने रिसीव नहीं की, तो इसलिए फोरगोइंग ऑफ सैलरी में सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। सरेंडर ऑफ सैलरी में सैलरी ना तो ड्यू हुई ना ही रिसीव हुई, क्योंकि आपने नौकरी ज्वाइन करते समय ही बोल दिया कि भाई मुझे तनख्वाह नहीं लेना, तो सैलरी ड्यू भी नहीं हुई और रिसीव भी नहीं हुई। तो जब सैलरी ड्यू भी नहीं हुई रिसीव भी नहीं हुई तो क्या टैक्सेबल हो सकती है? नहीं, क्योंकि सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू और रिसिप्ट पे, तो ना तो ड्यू हुई ना रिसिप्ट हुई, इसलिए सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। तो यू हैव टू रिमेंबर फोरगोइंग ऑफ सैलरी में सैलरी टैक्सेबल होगा, आपको मिली नहीं है फिर भी टैक्सेबल होगा, और यहां सैलरी नॉट टैक्सेबल, यहां टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो एक्रू हुई है ना तो आपको ड्यू हुई है ना ही आपको रिसीव हुई है। ठीक है, सो विद दिस आज की क्लास को हम लोग कंक्लूड करेंगे, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।